हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अब्दुल वकील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अब ये क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को थ्योरी बेसिस पर आपकी क्लास कराऊँगा। जो आपके डाक नियम 5 में या वॉल्यूम 5 में जो नियम दिए गए हैं उसको मैं पूरा कवर कराऊंगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी लोगों को पोस्ट गाइड फर्स्ट के 20 MCQ लेकर आता था, वह लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं दोस्तों। तो उन सभी टॉपिक को अगर आपने नहीं देखा तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए अगर आपने नहीं देखा है, और अगर देख लिया है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आप नीचे दिए गए बेल आइकन में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से डाक नियम पुस्तक खंड 5 में से आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और 23 नंबर के क्वेश्चन आपके पीओ गाइड फर्स्ट में से आते हैं। 23 और 7 कुल मिला के आपके 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जो भारतीय डाक विभाग होता है उसमें से आपके आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे जो MTS की लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि डाक विभाग वॉल्यूम 5 के जो भी क्वेश्चन बनेंगे या थ्योरी बेसिस पर। मैं पहले आपको थ्योरी बेसिस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको MCQ लेकर आऊँगा जिनका आपको आंसर देना होगा दोस्तों। अगर आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों तो आप सभी लोगों के जो भी MCQ होंगे वो आप खुद ही बना लेंगे, क्योंकि जब थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो आप अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। तो थ्योरी के आधार पर आप कई प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आप उसको क्वेश्चन का आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें विषय सूची दी गई है, तो विषय सूची मैं बता दूंगा आपको कि विषय सूची में क्या क्या है। विषय सूची में अध्याय परिभाषाएं फर्स्ट में सेकंड में विविध नियम, थर्ड में जांच और फोर्थ में इसमें तौल पद्धति के अधीन डाक का भेजा जाना, ठीक है। अब इसमें चलते हैं दोस्तों, मेन जो है हम वह देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसका मेन है मटेरियल है, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1 की विषय सूची है जो पोस्ट मास्टर जनरल, रेल डाक व्यवस्था, निकाल दिया गया अधीक्षक, प्रधान डाकघर, VSET, EMS, SO, हाइब्रिड डाक सेवा, प्रधान डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघर, ब्रांच ऑफिस, परिवहन कार्यालय, ट्रांजिट ऑफिस, परिवहन डाक कार्यालय, कंप्यूटरीकृत परिवहन कार्यालय, छटाई कार्यालय, स्वचालित डाक संसाधन केंद्र, कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र, उप छटाई कार्यालय, नोडल डाकघर, केंद्रीय बैंकिंग यूनिट, पुनः प्रेषण केंद्र, लिप्यंतरण केंद्र, डाक विनिमय केंद्र, परिवहन अनुभाग, डाक कार्यालय, कॉर्पोरेट डाक कार्यालय, मॉस मेलिंग सेंटर, ठीक है ना दोस्तों। इतने सारे टॉपिक हैं अपने, इनको अपन को कवर करना है दोस्तों। आप यहाँ पे मैं सीधा आपको इसमें और देख लेते हैं। 15वां है इसमें प्रेस छटाई कार्यालय, अभिलेख कार्यालय, प्रधान अभिलेख कार्यालय, उप अभिलेख कार्यालय, थैला कार्यालय, छटाई का सहायक कार्यालय, छटाई सहायक अनुभाग का सेट। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, ठीक है ना। ये कितने टॉपिक हैं कुल मिला के इसमें 57 टॉपिक हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, 57 के 57 टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। बस उससे पहले आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा कि आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना पड़ेगा और शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपको इसी प्रकार से डेली बेसिस पर वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। और मैं आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दूँगा दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या है। दोस्तों अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपके 7 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। आपको इसमें 7 नंबर, आपके 7 नंबर बहुत मायने रखते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपके 7 में से 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से सफलता मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन के साथ इस को आज का जो वीडियो है या लेक्चर है मैं शुरू करूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ठीक है ना दोस्तों। इसी को आप अपने जीवन में, इस मूल मंत्र को आप अपने जीवन में जीवन में इसको समर्पण कर लीजिए दोस्तों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए दोस्तों आपको लग रहा होगा ये 220 पेज की पीडीएफ है, लेकिन दोस्तों अपन पढ़ना है आपको तो ये आपको 220 के पेज अगर आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप इस प्रकार थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी तो आपको एग्जामिनर किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तथा आपको यह पोस्टमैन एमटीएस एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपकी पोस्टमैन एमटीएस एग्जाम की और पीएएसए की तैयारी भी हो रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों अध्याय फर्स्ट से हम देखेंगे परिभाषाएँ। जो परिभाषाएँ हैं पोस्ट मास्टर जनरल, जो पोस्ट मास्टर जनरल होता है वो क्या होता है। ठीक है ना। तो जो पोस्ट मास्टर जनरल होता है, पोस्ट मास्टर जनरल शब्द का आशय प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल, निदेशक डाक सेवा और अन्य कोई अधिकारी से है। जो प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है ना। तो जो पोस्ट मास्टर जनरल होता है शब्द का आशय है या जो प्रधान पोस्ट मास्टर जनरल शब्द से अभिप्राय है दोस्तों, प्रधान डाकघर, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल या निदेशक डाक सेवा और अन्य कोई अधिकारी से है। जो प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल इन अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है। जो पोस्ट मास्टर के अधिकार होते हैं वह पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल, इतने सारे जो यहाँ पे पोस्ट मास्टर, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर के नाम बताए गए हैं या निदेशक डाक सेवा या पूरे पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों रेल डाक व्यवस्था। रेल डाक व्यवस्था का क्या अर्थ है। तो रेल डाक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो डाक कार्यालयों और अनुभागों में डाक की छटाई का प्रबंध करने और रेल, सड़क और नदी स्टीमरों द्वारा भेजी गई डाक की अभिरक्षा और सही निपटान के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो रेल डाक व्यवस्था का अर्थ है वह यहाँ पे समझाया गया है कि रेल डाक व्यवस्था क्या होती है तथा रेल डाक व्यवस्था किस प्रकार से अपना डाक विभाग में योगदान देती है। तो यह व्यवस्था जो डाक कार्यालयों और अनुभागों में डाक की छटाई का प्रबंध करने और सड़क और नदी स्टीमरों द्वारा भेजी गई डाक को अभिरक्षा, मतलब कि यहाँ पे जो रेल डाक व्यवस्था में जो कार्यालय होते हैं या अनुभाग होते हैं या सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनकी डाक को छटाई करने का जो प्रबंध होता है या रेल के द्वारा और सड़क मार्ग के द्वारा और नदी स्टीमरों या नाविकों के द्वारा भेजी गई डाक को उनकी डाक की रक्षा करते हैं और सही तरीके से उस डाक का निपटान करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये आपको समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेल डाक व्यवस्था, यहाँ में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेल डाक व्यवस्था क्या करता है या रेल, सड़क और नदी स्टीमरों द्वारा भेजी गई डाक का अभिरक्षा कौन करता है। तो इसमें रेल डाक व्यवस्था ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस प्रकार अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी करने में बहुत ही अच्छा मन लगेगा दोस्तों और आपकी तैयारी बहुत ही एक अच्छे तरीके से हो सकेगी। ठीक है ना। टिप्पणी, रेल डाक व्यवस्था का संक्षिप्त रूप रेडावे है। ठीक है ना दोस्तों। रेडाव्या है, इसको आरएमएस है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। रेल डाक व्यवस्था का संक्षिप्त रूप क्या है। तो रेल डाक व्यवस्था का संक्षिप्त रूप दोस्तों आरएमएस है। ठीक है ना। आरएमएस के नाम से या रेलवे डाक व्यवसाय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। निकाल दिया गया है, जो निकाल दिया गया है इसको अपन देखेंगे। अधीक्षक, अब आते हैं यहाँ पे अपन अधीक्षक पे चलते हैं कि अधीक्षक से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। अधीक्षक, डाकघर अधीक्षक डाक मंडल का मुख्य अधिकारी होता है और रेल डाक व्यवस्था के मंडल में रेल डाक अधीक्षक की भी वही स्थिति होती है। अधीक्षक पर उसके नियंत्रणाधीन मंडल के प्रशासन का कारोबार होता है और उस मंडल के सभी अधिकारी उसके अधीन होते हैं। वह सीधे क्षेत्र सर्कल अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। जो अधीक्षक होता है, जो डाकघर का प्रमुख होता है दोस्तों, जो डाकघर का प्रमुख होता है, डाकघर के प्रमुख को अधीक्षक कहा जाता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं तो डाकघर अधीक्षक होते हैं और सहायक अधीक्षक होते हैं और उसके बाद आपके जो इंस्पेक्टर होते हैं, आप इन नामों से भली भांति
परिचित होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो डाकघर अधीक्षक डाक मंडल का मुख्य अधिकारी होता है। वैसे डाक मंडल होते हैं, डिवीज़न होते हैं। डाक मंडल का अभिप्राय यहाँ से डिवीज़न से है, उसका मुख्य अधिकारी होता है या प्रमुख होता है। और रेल डाक व्यवस्था के मंडल में रेल डाक अधीक्षक की भी वही स्थिति होती है। जो जिस प्रकार से जो सामान्य डाकघर होते हैं उनमें डाक अधीक्षक उसका मुख्य अधिकारी होता है, उसी प्रकार रेल डाक व्यवस्था में भी रेल डाक अधीक्षक भी मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है ना। रेल डाक व्यवस्था में रेल अधीक्षक भी मुख्य अधिकारी होता है। वही स्थिति डाकघर पर उसके नियंत्रण मंडल के प्रशासन का कारोबार होता है और उस मंडल के सभी अधिकारों उसके अधीन प्रयोग वह सीधे सर्कल अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है, ठीक है ना। वह सीधे सर्कल या जो CPMG कार्यालय के वह अधीन कार्य करता है। टिप्पणी है, इस पुस्तक में प्रयुक्त अधीक्षक शब्द में डाक और रेल व्यवस्था के मंडलों के अधीक्षक और सीनियर अधीक्षक भी शामिल हैं, जब तक कि प्रसंग में यह स्पष्ट न होता है कि इस श्रेणियों के अधीक्षकों में से केवल एक ही श्रेणी के अधीक्षक से अभिप्राय। जब इस शब्द का प्रयोग डाकघरों के अधीक्षक के अर्थ में किया जाए, तब यदि प्रसंग में कोई बात इसके विपरीत न हो तो इसके अंतर्गत डाकघरों के सीनियर अधीक्षक और प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टर शामिल होते हैं। तो दोस्तों आप इसको, ये टिप्पणी आप बहुत अच्छे से याद करें दोस्तों, क्योंकि टिप्पणी में से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसको नोट करके आप यहाँ पे अपना एक नोटबुक भी बना सकते हैं दोस्तों, जो आपको भविष्य में होने वाले एग्जाम में आपके काम आएगी। इस पुस्तक में प्रयुक्त मतलब कि इस जो पुस्तक है उसमें प्रयुक्त है या उसमें उपयोग अधीक्षक शब्द में डाक और रेल व्यवस्था के मंडलों के अधीक्षक और सीनियर अधीक्षक भी शामिल हैं। जो रेल डाक व्यवस्था है और मंडलों के अधीक्षक हैं और उसमें सीनियर अधीक्षक भी को भी शामिल किया गया है, जब तक कि प्रसंग से यह स्पष्ट न होता है कि इन श्रेणियों के अधीक्षकों में से केवल एक ही श्रेणी के अधीक्षक से अभिप्राय है। जब तक कि इसमें यह स्पष्ट ना हो जाए, प्रमुख रूप से स्पष्ट ना होता है कि श्रेणियों के अधीक्षकों में से केवल एक ही श्रेणी के अधीक्षक से अभिप्राय है, कि जो एक ही श्रेणी होती है उसी से इसका अभिप्राय या आशय होता है। जब इस शब्द का प्रयोग डाकघरों के अधीक्षक के अर्थ में किया जाए, तब यदि प्रसंग में कोई बात इसकी विपरीत न हो तो इसके अंतर्गत डाकघरों के सीनियर अधीक्षक और प्रथम श्रेणी के डाकघर शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि अगर इसमें यह अभिप्राय नहीं होता है तो उसमें सीधे सीधे डाकघर और सीनियर अधीक्षक प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टर शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। किसमें शामिल किया जा सकता है? जब अधीक्षक या सीनियर अधीक्षक इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रधान डाकघर कुछ डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय होता है, जिसमें स्वयं डाकघर और बहुत से छोटे डाकघर जिन्हें उप डाकघर और शाखा डाकघर कहा जाता है, और जो प्रधान डाकघर के लेखा संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहते हैं शामिल होते हैं। यह अपने और समूह के सभी उप डाकघरों और शाखा डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है, और उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों के धन संबंधी लेन देन का हिसाब किताब इसमें लेखे में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, इसको बहुत अच्छे से समझ लें दोस्तों। प्रधान डाकघर कुछ डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय होता है। जो प्रधान डाकघर होता है वह छोटे छोटे सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, और जो ब्रांचेस ऑफिस होते हैं उनको मिलाकर जो शहर या टाउन होता है उसमें प्रधान डाकघर को वहाँ पे होता है छोटे छोटे शहरों में, ठीक है ना। प्रधान डाकघर छोटे छोटे जो बड़े शहर होते हैं, जैसे जिला लेवल पर प्रधान डाकघर ज़्यादातर जिला लेवल पर होता है। स्वयं डाकघर छोटे छोटे डाकघर जिन्हें उप डाकघर और शाखा डाकघर कहा जाता है। जो उप डाकघर होते हैं जिन्हें सब पोस्ट ऑफिस, और जो शाखा डाकघर जहाँ पे GDS कर्मचारी काम करते हैं, जो प्रधान डाकघर के लेखा संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है दोस्तों कि जो उप डाकघर और शाखा डाकघर का लेखा संबंधी कार्य कहाँ पर होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर प्रधान डाकघर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करें कि उप डाकघर और शाखा डाकघर का प्रधान कार्यालय कहाँ संबंधित होता है, तो यह प्रधान डाकघर में होता है, ठीक है। शामिल होते हैं, यह अपने समूह के सभी उप डाकघरों और शाखा डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है। यह जो इसके अंडर में जितने भी उप डाकघर या शाखा डाकघर आते हैं वह उनका लेखा कार्यालय होता है, जहाँ पे अकाउंटेंट या SBCO का भी काम होता है। उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों के धन संबंधी लेन देन का हिसाब इसके लेखे में शामिल किया जाता है। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपके वाउचर होते हैं वो आपके लेखा डाकघर में ही जाते हैं, ठीक है ना। जो धन संबंधी जो आप विड्रॉल, डिपॉजिट या आप जो कुछ भी करते हैं, आप छोटी सा छोटा काम अगर आप अपने शाखा डाकघर में कर रहे हैं या उप डाकघर में कर रहे हैं,
तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके प्रधान डाकघर में रखा जाता है। उस रिकॉर्ड को आप प्रधान डाकघर का जो अधिकारी होता है उसकी अनुमति पर अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप कभी कभी कई ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्रॉड हो जाता है और वहाँ पे फिर आईपी इंस्पेक्टर होते हैं, वो वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाते हैं और उस रिकॉर्ड के आधार पर उस बीओ का इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के बाद वहाँ पे जो अगर आपका मैच नहीं करता है बैलेंस, तो वहाँ से आपका फ्रॉड पकड़ में आ जाता है। ठीक है ना। तो प्रधान कार्यालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है केवी सेट केंद्र। कुछ प्रमुख डाकघरों को केवी सेट केंद्र घोषित किया है। इन डाकघरों को धनादेश मनी ऑर्डर वी सेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजे जाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे प्रधान डाकघर हैं जहाँ पे वी सेट केंद्र घोषित किया गया है। इन डाकघरों को धनादेश या मनी ऑर्डर की वी सेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मनी ऑर्डर है वह भेजे जाते हैं। ठीक है ना। EMO एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ये केंद्र मनी ऑर्डर वी सेट केंद्रों के माध्यम से भेजने के अतिरिक्त काउंटर के रूप में काम करते हैं। ESMO, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र के मनी ऑर्डर वी सेट किस माध्यम से भेजने के लिए अतिरिक्त काउंटर के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये EM एक्सटेंड सैटेलाइट मनी ऑर्डर के रूप में काम करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं अपन दोस्तों हाइब्रिड डाक सेवा। इस सेवा के माध्यम से लिखित विषय वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर वीसेट के माध्यम से कंप्यूटर टर्मिनलों को जोड़ते हुए प्रेषित किया जाएगा और प्राप्ति स्थान पर एक या एक से अधिक पत्तेदारों को वितरित किया जा सकता है। हाइब्रिड डाक सेवा वह सेवा होती है जो इस सेवा के माध्यम से लिखित विषय वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो आपका लिखित पत्र है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर टर्मिनलों को जोड़ते हुए भेजा जाता है तथा प्राप्ति स्थान पर एक या एक से अधिक पत्तेदारों को यह वितरित की जा सकती है। ठीक है ना। प्रधान डाकघर किसी सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर को या जहां इस प्रकार के एक से अधिक प्रधान डाकघर हो वहाँ मुख्यालय से संबंधित प्रधान डाकघर को प्रधान डाकघर कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि जो प्रधान डाकघर किसी सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी के प्रथम श्रेणी का प्रथम डाकघर होगा। ठीक है। प्रथम श्रेणी को जहाँ पर इस प्रकार के एक से अधिक डाकघर वहाँ मुख्यालय में संबंध डाकघर को प्रधान डाकघर कहा जाएगा। जो मुख्यालय से जो जुड़ा हुआ होगा उसी को प्रधान डाकघर कहेंगे। प्रधान डाकघरों की श्रेणियाँ। प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर वरिष्ठ स्वयंमान अधिकारी के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षणाधीन होते हैं, उन्हें मुख्य पोस्ट मास्टर कहा जाता है। दोस्तों इसको आप अच्छे से याद कर लें। प्रधान जो डाकघर होते हैं, प्रथम श्रेणी के जो डाकघर होते हैं उसमें प्रथम श्रेणी प्रधान अधिकारी डाकघर वरिष्ठ समयमान अधिकारी के नियंत्रण में होता है तथा पर्यवेक्षणाधीन होते हैं और उन्हें मुख्य पोस्ट मास्टर कहा जाता है। जो उसका मुख्य अधिकारी को मुख्य पोस्ट मास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसको मुख्य पोस्ट मास्टर के नाम से जाना जाता है जो प्रधान डाकघर में जो मुख्य अधिकारी होता है। द्वितीय श्रेणी प्रधान डाकघर ग्रुप बी अधिकारी के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में रहेंगे। ये अधिकारी वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के अधीन रहेंगे। जो द्वितीय श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं वह पर्यवेक्षण में रहेंगे। ये अधिकारी वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के अधीन होते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है ना। अब आया उपडाकघर। सातवां है उपडाकघर। वह डाकघर जो प्रधान डाकघर के अधीन हो और जिस प्रधान डाकघर से लेखा संबंध हो और जिसके धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता हो उप डाकघर होता है। उप डाकघर के प्रभारी को नायब पोस्टमास्टर कहा जाता है। वह डाकघर जो प्रधान डाकघर के अधीन होता हो, मतलब कि जो उप डाकघर होता है वह प्रधान डाकघर के अधीन होता है। ठीक है ना। और जिसका जो लेखा लेन देन का काम हो वह प्रधान डाकघर से ही उसका लेन देन का काम होता है। तो उसके उप डाकघर होता है। उप डाकघर के प्रभारी अधिकारी को नायब पोस्ट मास्टर या SPM कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ पे
कि जो उप डाकघर होता है उसके मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नायब पोस्ट मास्टर या एसपीएम या सब पोस्ट मास्टर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है ना। किसी नगर या उसके उपनगरों में जहाँ प्रधान डाकघर भी हो स्थित उप डाकघर को नगर उप डाकघर कहा जाता है। ऐसे मतलब कि जहाँ ऐसे मान लिया कि एक टाउन है और वहाँ पे प्रधान डाकघर है, उसके अलावा अगर वहाँ पे कोई उप डाकघर है तो उस उप डाकघर को किस नाम से जाना जाएगा? तो उस उप डाकघर को नगर उप डाकघर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसको आप अच्छे से याद कर लें। शाखा डाकघर उप डाकघर से निचले दर्जे का डाकघर होता है। इसका लेखा संबंध सीधे किसी प्रधान डाकघर या उप डाकघर से होता है जिसे इसका लेखा कार्यालय कहा जाता है। शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर या उप डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप एक जीडीएस बीपीएम है तो आपको इसका बहुत ही अच्छे से आंसर देना चाहिए था। आपको इसको बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को समझना चाहिए कि शाखा डाकघर का मतलब होता क्या है। जो शाखा डाकघर होते हैं उनका आखिर में काम क्या होता है, तथा उनके जो कई लोगों के मन में विचार ऐसे आता है कि जो अपने बाउचर होते हैं वो यह सोचते हैं कि यह शाखा डाकघर में देना ज़रूरी है या नहीं है, या शाखा डाकघर में ही इन बाउचरों को दिया जाता है। कई ये सोचते हैं डेली अकाउंट देना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें शाखा डाकघर में देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं देंगे तो आपका हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर आपका हिसाब मिलाना पड़ेगा और आपके जो अकाउंट ऑफिस है वहाँ पे आपका अगर हिसाब नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको इसका भुगतान स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए दोस्तों, आप अपना हिसाब किताब बिल्कुल सही से रखें। शाखा डाकघर उप डाकघर से निचले दर्जे का डाकघर होता है। जो शाखा डाकघर होते हैं वह उप डाकघर के नीचे काम करते हैं। ठीक है। सीधे प्रधान डाकघर या उप डाकघर से होता है। जो सीधे या तो प्रधान डाकघर, अगर आपको पता है तो प्रधान डाकघर से भी जो शाखा डाकघर होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। जैसे इसका लेखा कार्यालय कहा जाता है, जिसे इसको लेन देन का कार्यालय या अकाउंट ऑफिस कहा जाता है। ठीक है। शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर या उप डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। जो शाखा डाकघर होते हैं वहाँ पे जो धन संबंधी लेन देन का कार्य होता है, डिपॉजिट, आरडी या जो कुछ भी लेन देन का काम, जमा या निकासी का काम होता है, वह प्रधान डाकघर या उप डाकघर के जो लेज़र होते हैं वहाँ पे उनकी एंट्री की जाती है। ठीक है ना। आप किसी छोटे से छोटा भी वाउचर अगर आप डालेंगे तो उसको लेखा डाकघर आपके प्रधान डाकघर या उप डाकघर में उसको एंट्री की जाएगी। ठीक है ना। शाखा डाकघर के इंचार्ज अधिकारी को शाखा पोस्ट मास्टर कहा जाता है। किसी नगर उसके उपनगरों में जहाँ शाखा डाकघर होता है उसके जो अधिकारी होता है उसको शाखा डाकघर या पोस्ट मास्टर, शाखा पोस्ट मास्टर कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार एसपीएम को फुल पावर होती है उसी प्रकार को अपने ऑफिस की, उसी प्रकार को बीपीएम को भी फुल पावर होती है अपने ऑफिस की। ठीक है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार अधीक्षक को फुल पावर होती है अपने ऑफिस की, उसी प्रकार बीपीएम भी को भी अपने जो उसका कार्यालय उसके मुख्य अधिकारी होता है। प्रधान डाकघर भी उससे शाखा डाकघर को नगर शाखा डाकघर कहा जाता है। जहाँ प्रधान डाकघर भी हो तो उसको नगर शाखा डाकघर कहा जाएगा। जहाँ प्रधान डाकघर, जो प्रधान डाकघर से लगे हुए उप डाकघर होते हैं उन्हें नगर शाखा डाकघर कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे 9th पे चलते हैं अपन। परिवहन ट्रांजिट कार्यालय, जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो और जहाँ आगे के डाकघरों के लिए आय थैले प्राप्त होते हैं और बिना खोले छांटे जाते हैं, परिवहन कार्यालय होता है। जो मतलब कि जो कार्यालय होते हैं, जो डाकघर जो जहाँ पे सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित रहते हैं, जहाँ आगे के डाकघरों के लिए थैले प्राप्त किए जाते हो, वहाँ पे बिना खोले मतलब जो डाक आती है उसको बिना खोले परिवहन कार्यालय आगे के कार्यालय को भेजता हो, बिना आगे के कार्यालय को भेजे उन्हें फॉरवर्ड थैले कहा जाता है। तो उन्हें क्या, कौन से थैले कहा जाता है? उन्हें फॉरवर्ड थैले कहा जाता है। उनको फॉरवर्ड थैले कहा जाता है। फॉरवर्ड कार्यालय के नाम से भेजे गए परिवहन थैलों को वहां खोला जाता है और उनके अंदर रखे फॉरवर्ड थैलों को खुले ही या अन्य परिवहन थैलों में बंद करके आगे भेज दिया जाता है। परिवहन कार्यालय का उपयोग यह है कि खुले थैलों की संख्या कम हो। मतलब कि परिवहन कार्यालय का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो खुलने वाले थैले हैं उनकी संख्या कम से कम हो परिवहन कार्यालय में। ठीक है ना। उनको सीधे से सीधा भेज दिया जाए।
यहाँ पे 10वां है परिवहन डाक कार्यालय रेडासी की एक शाखा कार्यालय है जहाँ बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित की जाती है। इस कार्यालय में पत्रों की छटाई नहीं की जाती है। डाक अभिकर्ता या डाक रक्षक इस कार्यालय का प्रभारी होता है। आवश्यकता के अनुसार यह कई सेटों में भी काम करता है। उदाहरण बेंगलुरु सिटी TMO ट्रांजिट मेल ऑफिस सेट 6 से 14 बजे तक, मतलब कि यहाँ पे 6 से 2 बजे तक यह काम करता है। बेंगलुरु सिटी MO 14 से 21 बजे तक इसका कार्य होता है। ठीक है ना। इसका जो परिवहन कार्यालय होते हैं यहाँ पे देख लेंगे। परिवहन कार्यालय रेडासी की एक शाखा होती है। रेलवे डाक सेवा की एक शाखा होती है जहाँ बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं। यहाँ पर बंद थैले प्राप्त होते हैं और उनको वापस भेजा जाता है। इस कार्यालय में पत्रों की छटाई नहीं की जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या परिवहन कार्यालय में पत्रों की छटाई की जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, परिवहन कार्यालय में पत्रों की छटाई नहीं की जाती। यहाँ पर डाक अभिकर्ता या डाक रक्षक इस कार्यालय का प्रभारी कहा जाता है। ठीक है ना। आवश्यकता के अनुसार यह कई सेटों में काम करता है। यदि TMO रात में काम करता है तो वह सेट पूरी रात को काम करेगा और उस रात को काम करने वाले बैच के कर्मचारी दूसरी रात को काम नहीं करेंगे। दूसरी बैच के कर्मचारी काम करेंगे। ये दोनों बैच एक के बाद एक काम करते रहेंगे। दोस्तों अगर ऐसे किसी की व्यक्ति की ड्यूटी आज नाइट को लगती है तो उसकी ड्यूटी कल नाइट को नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट उसकी ड्यूटी परसों लगेगी। ठीक है ना दोस्तों। इसमें यही बताया गया है। कंप्यूटरीकृत परिवहन कार्यालय, जो कंप्यूटरीकृत परिवहन कार्यालय होते हैं, कुछ शहरों के डाकघर परिवहन कार्यालयों में कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें कंप्यूटरीकृत TMO कहा जाता है। ट्रांजिट मेल ऑफिस कहा जाता है जहाँ पर आपको परिवहन कार्यालयों में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, उनको कंप्यूटरीकृत या TMO कहा जाता है। ट्रांजिट मेल ऑफिस कहा जाता है। छटाई कार्यालय, जिस कार्यालय को प्राप्त होने वाले छटाई डाक थैलों को खोलने और उनके अंदर की चीज़ों को निपटाने का काम सौंपा गया है, उसे छटाई कार्यालय कहा जाता है। छटाई कार्यालय में छटाई के लिए हम हर किस्म की वस्तुएं आ सकती हैं। छटाई कार्यालय का उपयोग यह है कि इसके अन्य कार्यालयों की छटाई के काम को सरल बनाना जा सके, डाकघरों के बीच अदले बदले जाने वाले थैलों की संख्या कम की जा सके और डाक मार्गों पर ले जाई जाने वाली डाक के वजन को कम किया जा सके। तो सीधा सीधा यहाँ पे बताया गया है कि जो डाक कार्यालय होते हैं, छटाई डाक कार्यालय होते हैं, वहाँ पे कम से कम डाक थैलों की संख्या कम हो और वहाँ पे जो डाक है उसका सही से निपटान हो सके। ठीक है ना। स्वचालित डाक संचालन केंद्र, स्वचालित मतलब कि स्वयं से चालित ही, मतलब अपने आप से जो डाकघर संचालित होते हैं उनको स्वचालित डाकघर संसाधन केंद्र कहा है। प्रमुख नगरों में जहाँ डाक का आवागमन ज़्यादा है यह वहाँ पे होता है जहाँ पे मशीनें लगाई जाती हैं। दोस्तों कंप्यूटरीकृत मशीनें लगाई जिनकी छटाई की गति अधिक है। अब ये मशीनें मुंबई और चेन्नई में लगाई गई हैं। जो स्वचालित डाकघर हैं, ये आंसर इसमें आ सकता है कि मुंबई और चेन्नई में स्वचालित डाकघरों की मशीनें लगाई गई हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र, छटाई कार्यालय के रजिस्ट्री बेंच जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय कंप्यूटरों पर किया जाता है। कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री छटाई केंद्र CRC कहा जाता है। यह कंप्यूटरीकृत रजिस्टर केंद्र छटाई कार्यालय में स्थित हो सकता है अगर या किसी अलग स्थान पर, मतलब कि कंप्यूटर से के द्वारा डाक जो छाटी जाती है। रजिस्ट्री बेंच, यहाँ पर रजिस्ट्री का कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर छटाई केंद्र कहलाता है या CRC कहा जाता है, CRC कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को ये 10 तक ही, आपको 10 तक ही पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 10 से पढ़ाऊँगा दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपको ये टॉपिक 8 या 10 दिन में मैं इसको कंप्लीट करा दूँगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों आप शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। मैं आपको बहुत ही गहन जानकारी से ये PDF उपलब्ध करा पाता हूँ दोस्तों, और ये PDF मैं आप सभी लोगों को इसी प्रकार से PDF लाता रहूँगा दोस्तों हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में दोस्तों PDF चाहिए तो हमें पर्सनल मैसेज करके आप इंग्लिश में PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप यहाँ पे
बेसिक पढ़ रहे हैं, ये बेसिक है बिल्कुल एकदम तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अगर आप बिल्कुल वही पढ़ेंगे तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे पूरा इसका जो पढ़ेंगे वॉल्यूम, यहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा, जो संचालित होते हैं, कहाँ संचालित होते हैं, कैसे संचालित होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाइए और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें प्लीज़।